आज के शो में। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम, हसन और हुसैन नवाज की 31 जुलाई को नैब तलबी। शहबाज शरीफ खानदान के नाम पर जेर इस्तेमाल मजीद गाड़ियां ब्लॉक। कराची में जायदादों की नई कीमत का तायुन 66% तक इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक जो एहतसाब के हवाले से अमल है वो जारी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ पाकलैंड केसेस में पेशरफ्त है, जहां बहुत से लोग अपनी बेल एप्लीकेशंस लेके इस वक्त कोर्ट्स में मौजूद हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब की बेल एप्लीकेशन सामने हमारे है और इसी तरह से इस एहतसाब के अमल में जहां नए केसेस हैं वहां नई तलबियां भी हैं, नए समन्स भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इससे पहले के इस प्रोग्राम में सियासी और इसके साथ साथ टेक्निकली इन केसेस का जायजा हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़कर ले सकें। आपको ये कि जो रीसेंट केस है जिसके अंदर डेवलपमेंट हुई है वो चौधरी शुगर मिल का केस है। ये चौधरी शुगर मिल केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके अंदर नैब लाहौर ने मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज को 31 जुलाई को तलब किया है। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको तलब किया है। नैब ने अब्बास शरीफ के बेटे अब्दुल अजीज को भी 31 जुलाई को तलब कर लिया है। वाज़ेह है कि मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। उनको 5 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 बरस कैद की सजा सुनाई थी। नैब रेफरेंसेस में बार बार तलब किए जाने के बावजूद अदम पेशी हसन और हुसैन जो है वो इश्तिहारी करार पा चुके हैं और इसके अलावा वजारत दाखिला ने दोनों के पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से पेशरफ्त है। तो जिस तरह नैब आगे बढ़ रहा है और ये सारी पेशरफ्त सामने आ रही है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भी शरीफ फैमिली और स्पेसिफिकली स्पीकिंग शहबाज शरीफ साहब की कुछ गाड़ियां जब्त की और वो मामला क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां उनके जेर इस्तेमाल नैब की हिदायत के ऊपर शहबाज शरीफ फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड जो जेर इस्तेमाल गाड़ियां हैं उनके कागजात को ब्लॉक कर दिया गया। शहबाज शरीफ के नाम पर जेर इस्तेमाल 2 लैंड क्रूजर्स और 2 गाड़ियों को एक्साइज रिकॉर्ड में ब्लॉक किया गया। मॉल टाउन समेत दीगर शहरों में शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज को भी मंजूर कर दिया गया है इससे पहले, और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रिपोर्ट तैयार करके नैब को अरसाल भी कर दी है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आपको ये सुनाते हैं कि इस वक्त अपोजिशन का मूड अपना क्या है। एहसन इकबाल साहब इमरान खान साहब के विजिट के ऊपर क्या कहते हैं, ये जरा उनकी जबानी सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह क्रिटिसाइज किया। PMLN क्या कह रही है ट्रंप और IK मीटिंग के, इमरान खान मीटिंग के बारे में। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जिस मुल्क का ये आलम है कि जिसकी मईशत मेल्ट डाउन पे जा रही है, जिसकी बरामदात नीचे जा रही हैं, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी में 50% कमी आ गई है, जिसके टैक्सों की वसूली में रिकॉर्ड कमी का सामना है, जिसमें महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, उसका वजीर आज़म वाशिंगटन DC में जब पाकिस्तानियों से खिताब करता है, पाकिस्तानी अमेरिकन से, शायद वो एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इमरान अहमद न्याजी से खुश होंगे, क्योंकि उनका जो डॉलर था पहले 115 रुपए का था, अब 160-64 आता है, उनको तो फायदा हो गया है। इसी तरह से नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा और पंजाब में साबिक वजीर तालीम राना मशहूद साहब जो खुद नैब केसेस इस वक्त भुगत रहे हैं और उनको भी समन और यूथ फेस्टिवल के हवाले से करप्शन इंक्वायरी का सामना है, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। अपोजिशन क्या कह रही है, इससे आपको नून लीग के मूड का तो स्पेसिफिकली अंदाजा हो जाएगा। लेट्स हियर दिस के राना मशहूद साहब क्या कहते हैं। ये जो अनहोली अलायंस हुआ है, जो सरकारी अदारे इस वक्त गुलामी कर रहे हैं, ये सारा हम इसका एक बना रहे हैं और इनको इंशाल्लाह ताला कटहरे में लेकर आएंगे। सिंध के अंदर आपने गवर्नर राज लगाने की बात की, आपके मिनिस्टर वहां पर सिंध फतह करने पहुंच गए, मुंह की खा के वापस आए। तो ये तो है सियासी हवाले से तमाम अहम मामलात, और इसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स टैक्सेशन फ्रंट के ऊपर भी हैं। FBR के नए रेट्स क्या हैं ये सब भी, और इसके साथ कुछ और डिटेल्स एहतसाब के समल के हवाले से जिस पर हम डिटेल में जाकर प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे और इस पर बहस भी होगी और इस पर जो अहम हकायक हैं वो बेनकाब भी होंगे। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़, कुछ अहम सवालात एहतसाब के अमल के हवाले से, कुछ FBR के रीसेंट एक्शंस के हवाले से हम भी बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि यहाँ करप्शन की बहुत बात हुई है इस प्रोग्राम में, या ब्लैक इकोनॉमी की बात हुई है, तो प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द मेजर एवेन्यूज जहाँ पर सारा ब्लैक मनी आता था। कराची के DHA के इलाके में ही अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, प्लॉट खरीदे जाते थे और उसके जरिए स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती थी, और यही प्रैक्टिस पूरे मुल्क में होती थी। 20 शहरों के FBR ने रेट्स अपने बढ़ा दिए प्रॉपर्टी वैल्यूज के। ये रेट्स बढ़ने से असर क्या पड़ेगा, कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, इस पे बात करने से पहले आपको बताते हैं कि ये रेट्स किस हद तक और किस तनाजुर में और कितनी कैटेगरीज में बढ़े हैं। FBR ने कराची की जो जायदादें हैं उनकी जो नई कीमत का तयन कर लिया है। कीमत में तकरीबन 66% तक का इजाफा हुआ है। 11 कैटेगरीज हैं। रहायशी प्लॉट्स में कम से कम कीमत जिसमें 3000 मरबा यार्ड और ज्यादा से ज्यादा 65,000 फी मरबा यार्ड है। तामीरशुदा मकान की ज्यादा से ज्यादा कीमत 72,000 रुपए फी स्क्वायर यार्ड, कम से कम 4,500 फी स्क्वायर यार्ड मुकर्रर की गई है। कमर्शियल प्लॉट की कम से कम कीमत 3,000 फी मरबा यार्ड और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 फी मरबा यार्ड मुकर्रर की गई है। इसी तरह तामीरशुदा कमर्शियल प्लॉट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 90,000 फी मरबा यार्ड और कम से कम कीमत 4,500 फी मरबा यार्ड मुकर्रर की गई है। इंडस्ट्रियल प्लॉट की कम से कम कीमत 5,000 रुपए फी मरबा यार्ड और ज्यादा से ज्यादा 10,000 फी मरबा यार्ड मुकर्रर की गई है। तामीरशुदा इंडस्ट्रियल प्लॉट की कम से कम कीमत 2,760 रुपए फी मरबा यार्ड और ज्यादा से ज्यादा कीमत 2,780 रुपए फी मरबा यार्ड, और इसी तरह फ्लैट्स यानी अपार्टमेंट्स की ज्यादा से ज्यादा कीमत 6,500 फी मरबा यार्ड और कम से कम कीमत 550 रुपए फी मरबा यार्ड मुकर्रर की गई है। ये वैल्यूज बढ़ने से भी ब्लैक इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ने लगा है। मेरे साथ हनीफ गौहर साहब, साबिक चेयरमैन आबाद, यहाँ मौजूद है कराची स्टूडियोज में। जनाब अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अब मरकजी रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशन ऑन न्यू पोस्ट अहमद जवाद साहब। और निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं, हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हनीफ गौहर साहब, आपसे शुरुआती करेंगे, ये जो रेट्स बढ़े इसका क्या इम्पैक्ट है? क्या वाकई में अब हुकूमत की जो संजीदा कोशिशें हैं ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने के लिए, पैसा जो आ रहा है, ये उस सिलसिले में एक संजीदा कदम है, या आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं है इस इंपॉर्टेंट इकदाम का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं संजीदा इकदाम तो अपनी जगह, लेकिन मैं इसे एक मजाक समझूंगा। उस मजाक की वजह क्या कि सिंध गवर्नमेंट 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें वो तमाम शहर को मवाजना करने के बाद एक प्राइजेस की नोटिफाई कर देती है। और आप ये देखें कि अभी एक माह भी नहीं गुजरता और आप 23 जुलाई को जो है आप FBR एक नया नोटिफिकेशन निकालता है कि हमारे हिसाब से वैल्यूएशन ये होनी चाहिए। देखें, हमने बारहा कहा है कि FBR को और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको एक पेज पर आने की जरूरत है। एक महीने के फर्क से अगर आप वैल्यूएशन का फर्क लेकर आएंगे तो आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो मुंजमद होकर रह गया है, तो ये एक मरतबा फिर प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए ये कंफ्यूजन का शिकार होगा। गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए हैं वो रेट्स अप्लाई होंगे वैल्यूएशन में, या आपके रेट्स अप्लाई होंगे वैल्यूएशन में? जो DC रेट जिसको कहा जाता है, देखिए आपका जो ट्रांसफर होना है वो लोग DC रेट पर ही करेंगे। वो कहते ये हैं कि आप इसी रेट पर ट्रांसफर करें, आपके टैक्स हम इस FBR वाले रेट से ही ले लेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि पहले हमारी जो ख्वाहिश थी और हमने लातादाद मरतबा ये गुजारिश भी की थी कि FBR भी 1% ले, जो उन्होंने 2% को कम करके 1% कर दिया एडवांस टैक्स हमसे, जो एडजस्टेबल है, जो टैक्स पेयर्स हैं। हमने ये गुजारिश की थी जब आप मार्केट वैल्यू पे प्राइजेस को लेकर आते हैं तो जो आपके रेट्स हैं, आपके तकरीबन 9-10% रेट सूबाई गवर्नमेंट के पड़ते हैं, उससे भी रिड्यूस करके आप 1% पे लेकर आएं। आप 1% हमसे सूबाई गवर्नमेंट चार्ज करे और 1% हमसे फेडरल गवर्नमेंट चार्ज करे, ताकि हर मकतबा फिक्र का इंसान, जिन लोगों ने बुक्स में पैसा अपना नहीं डिक्लेयर किया हुआ, ये प्रॉपर्टियां डिक्लेयर नहीं की हुई, वो सब के सब लोग जो हैं नए मार्केट रेट्स के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टियां डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने जो है अभी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 0.7% हमें ये ड्यूटीज़ देनी पड़ रही हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि जो नई तकरीबन जो मार्केट वैल्यू फिक्स की है गवर्नमेंट ने। तो मेरी आज भी ये ख्वाहिश होगी FBR को, फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को एक टेबल पर बैठना चाहिए और अपने मुज़ाकरात करने के बाद कोई भी एक वैल्यूएशन फाइनल निकालनी चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कि वो अपने इस जो टैक्सेस हैं उसको रिड्यूस करें। लेकिन ये आप समझते हैं कि एक सब्सटैंशियल कदम है डॉक्यूमेंट करने के लिए इकोनॉमी को? ये तो हम कह सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ है, वो आपको जो ग्रीवेंसेस हैं वो अपनी जगह,
लेकिन ये एक अच्छा संजीदा कदम है डॉक्यूमेंट करने के लिए इकोनॉमी को। देखिए, ये कैसे कहा जा सकता है? हम पूरी पीटीआई की हुकूमत को सराहते हैं, जो इनकी जो कोशिशें हैं पूरी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, जो इनकी काविशें हैं, यकीनन हम सराहते हैं। लेकिन हम इनसे ये गुजारिश भी करते हैं कि जब आप इस किस्म का इकदाम करें तो जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को जरूर बुलाया करें। हम जो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है आबाद, आप ये देखें कि ये नोटिफाई करते हुए भी आबाद के नुमाइंदों को नहीं बुलाया गया, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हम आपको पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए हो सकता है उससे भी कोई बेहतर मशवरा दे सकें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। अच्छा अहमद जवाद साहब, आपसे पूछूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ताजिर बरादरी आप कह लें, इन्वेस्टर्स कह लें, डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें हैं, छोटे हों या बड़े ताजिर हों, उससे एक कन्फ्रंटेशन जैसी सूरत हाल भी हमने हड़तालें देखी, कुछ टेक्सटाइल मिल्स बंद देखी, पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी अपोजिशन उन्होंने भी कहा जी कि ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं रियल एस्टेट से हटकर भी, और ये अब आज एकदम एक और बड़ा स्टेप है जिसको मैं तो पॉजिटिव क्रिएट कर रहा हूं जी कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो जिसे कहा जाता है फॉल आउट आएगा, यानी इसका आप पर इंपैक्ट आएगा, पॉलिटिकल फॉल आउट तो आना है, इस पर इसका भी इंपैक्ट आना है। अहमद जवाद साहब, आर यू प्रिपेयर्ड? जी देखें सिफान, ये आपने खुद ही बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपनी इकॉनमी को अब फाइनली हमने इसको डॉक्यूमेंट करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मुतअद्दिद दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके हुए हैं कि 6 ट्रिलियन से हम 30 ट्रिलियन लोन्स तक हम गए हैं, और इस मुल्क में एक पैरेलल इकॉनमी भी आपकी चल रही है। अब ये टाइम आ गया कि अगर हमने इस मुल्क में अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो हमें कर्जे लेके डेवलपमेंट नहीं करनी, हमें अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करना है और उसमें पूरे मुल्क को पार्टिसिपेट करना है। अब एक ऐसा मुल्क जिसमें 1% से भी कम आबादी जो है वो टैक्स नेट के अंदर हो, तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि एक जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई आबाद के यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो हमारी इस इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहे, लेकिन आबाद के नुमाइंदे ने जो बात कही है कि जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एफबीआर एक फेडरल लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल पे सिंध गवर्नमेंट की, वो जब इनकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है इन टैक्सेस की तो उसमें एक कंसेंसस होना चाहिए, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई 100% एग्री। और आपके इस टॉक शो की तवज्जो से मैं ये भी कहूँगा कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक टॉक शो में आया और बात करके मैं चला गया जी। जो ऑब्जर्वेशन आज इस टॉक शो में मैंने नोट की है, आई विल गो बैक और मैं इसके फॉलोअप के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और इस बात को पहुंचाऊंगा कि इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें। स्टेक होल्डर से वी मस्ट डिस्कस, कोशिश तो है। अगर आप देखें ये शबर जैदी साहब जो हैं हमारे, माशाल्लाह से इन्होंने तकरीबन हर शहर में इंडस्ट्री बिजनेस हर एक से वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस में है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने ये देखना है कि एक 50 साल की मिस मैनेजमेंट है। अब कोई उसका कोई माइक्रो स्विच तो हमारे पास है नहीं है कि हम एकदम से उसको करें। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की किसी जगह पे लैप्सेस भी हो सकते हैं जिसके लिए वी कैन क्लैरिफाई, वी कैन रेक्टिफाई, लेकिन हमें कोऑपरेशन जो है वो इंडस्ट्री से चाहिए होगा, बिजनेस से चाहिए होगा। यस, हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर अंदाज में होगी। अगर हम उनकी कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन के बगैर कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट जो है जो हम चाहते हैं वो शायद ना आ सके। जी वैसे आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 50,000 वाली शर्त है CNIC की, अभी आप देखें डॉक्यूमेंट करने की बात है, आपने वैल्यूएशन बढ़ा दी प्रॉपर्टी की, आप समझते नहीं कि ये सारे इकदाम ऐसे हैं जो इस पर कोई जमात को हटाकर PTI की रियासत पाकिस्तान रियासत को महफूज करने के लिए या उसके लिए भी जरूरी है ये सारे इकदाम, या समझते हैं कि ये अननेसेसरी है और इसका इंपैक्ट उल्टा नेगेटिव पड़ रहा है इकोनॉमी पे इस वक्त? चीमा साहब नहीं आप कुछ कहना जी प्लीज प्लीज आफ्टर यू जी। पहले तो मैं अहमद जवाद साहब से आज पहला इंटरेक्शन है और मैं इनकी शाइस्तगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अल्लाह करे कि ये शाइस्तगी जो है ये PTI के सफ़ों में इसी तरह नज़र आए, वहाँ पे वो जो कंटेनर वाला कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो और ये शाइस्तगी उसकी जगह ले। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया है कि ये डॉक्यूमेंटेशन से इसका ताल्लुक है, लैंड के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में,
डॉक्यूमेंटेशन से इसका ताल्लुक नहीं है, तो इजाफा किया गया है। वो कोई नए सिरे से वो कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं ला रहे, जो पहले से रेट्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, उसका ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से नहीं है। और दूसरी बात यह कि डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की जो है ना, पहली दफ़ा जिस तरह की हो रही है कि गाँव के किसी हजाम से पूछा जाए कि आज आपने कितने लोगों के बाल काटे हैं, कोई कि जी ये डॉक्यूमेंट करने के लिए हम कर रहे हैं। किसी ख्वाजा सरा से पूछा जाए कि आज कितनी शादियों में आपने शिरकत की है, ये एक मजाक बना हुआ है। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन से मुल्क की इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका बिल्कुल एक मजाक बना हुआ है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन साहब ये जो प्रॉपर्टी वाला मामला है, या तो अरबों रुपए के प्लॉट है, आप फेज 8 में डिफेंस के चले जाएं, शायद वो प्लॉट जो है वो 500 गज का करोड़ों, 10 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच चुका है, जहां से मकसद ये है कि उसको 20 करोड़ में लेकर डीसी रेट पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, जो डीसी रेट बहुत कम है। अगर वो, जिसकी वजह से ये जो मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट, वो ब्लैक इकोनॉमी, आपने 20 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, डिक्लेयर आपने 2 लाख का किया, बाकी सारा टैक्स बच गया उससे आपका। ये इस लिहाज से मैं कह रहा था जी, बिल्कुल। मुझे उसका जो जवाब है वो तो अहमद जवाब साहब फरमाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह के इकदाम से क्या एक गरीब आदमी के लिए एक नए सिरे से प्लॉट का हसूल और अपना घर बनाना, अपने लिए छत का इंतजाम करना क्या ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या गरीब लोगों के ऊपर पहले जो बोझ हैं वो कम है, अभी कोई कसर रह गई थी? आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने लाखों लोगों को बेघर कर दिया एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन के नाम पे। अब देखें, कुछ देर मस्ट बी लिमिट टू इट। अब यह है कि आपने प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ा के शहरों में गरीब लोगों के लिए, एक मतवस्त तबके का आदमी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन मैं इस पर टेक्निकली तो ये शायद जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं समझा सकेंगे, अनीसा बिल्डर है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चीमा साहब के ये जो आप कह रहे हैं ना कि जब ब्लैक मनी उससे निकल जाएगा 20 करोड़ रुपए के प्लॉट में से, जब उसको सही रेट के ऊपर वैल्यू उसकी होगी, जितनी 20 करोड़ उतने में वैल्यू उसकी अपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो होगी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आएंगी, कम हो जाएंगी, ब्लैक मनी उसमें से निकलेगा, फिर शायद एक गरीब आदमी अफोर्ड भी कर सके या एक मुतवस्सित तबके का आदमी अफोर्ड कर सके। अभी तो कर ही नहीं सकता अफोर्ड। ये आपकी गवर्नमेंट ने भी किया था एकदम सर, ये और फिर उसको वापस ले लिया था, आपकी गवर्नमेंट भी कर चुकी है। मेरी गुजारिश ये है कि इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों का इत्मीनान जो है वो बहाल करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आप ऑन बोर्ड लें, जो तमाम लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको इत्मीनान में लें। मुल्क में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लोगों का इत्मीनान नहीं है। जो कहा जाता है कि जी लोग वो जो है वो टैक्स नहीं देते, अगरचे हर आदमी जो इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रहा है, पे कर रहा है, जो चीज़ भी वो ख़रीदता है उस पर टैक्स दे रहा है, लेकिन मजमूई तौर पे एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। इसको ख़त्म करने के लिए लोगों का इत्मीनान बहाल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए। आपने इससे पहले महनी साहब से पूछूं, लेकिन अहमद जवाद साहब इन्होंने बात की कि आप हज्जाम से अगर पूछेंगे कि उसने कितने बाल आज काटे हैं, आप ख्वाजा सरा से उन्होंने मिसाल दी पूछेंगे, तो ये आप छोटे छोटे लोगों के पीछे जाएंगे तो उससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा होगा, शायद वो ये कहना चाहते चीमा साहब। ये बात तो दुरुस्त है इस वक्त, अहमद डू यू एग्री विद दिस कि ये आप छोटे छोटे लोगों के अगर पीछे लग जाएंगे तो क्या फायदा होगा? सैफान साहब, बात यह है कि जब हम इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं या हम टैक्सेशन के सिस्टम में रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इस तरीके से नहीं होती कि गरीब या अमीर, उसमें स्लैब ज़रूर होती हैं। जाहिर है कि अगर एक छोटी दुकान है, एक छोटा बिजनेस है, तो आप टैक्सेशन में उसने भी आना है, लेकिन उसको उसी के मुताबिक टैक्सेशन उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी जो उसको अफोर्ड कर सके। देखें, अगर हम डेफिनेशन ये रखें कि ये चूंकि हेयर ड्रेसर की दुकान है तो इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए टैक्सेशन की, तो देखिए इस तरह से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। हमें चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, मीडियम हो, लार्ज हो, हमें सबको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। यस, कोशिश हमारी ये होगी कि जो छोटा बिजनेसमैन है या छोटी जो इंडस्ट्री है उनके लिए वो स्लैब्स कम हो, और जिनकी ज़्यादा इंडस्ट्री और बिजनेस है उनकी स्लैब ज़्यादा हो, और यही हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें हरगिज़ ये वो नहीं है कि हम जाके वो कोई ये एक हजाम वाला जो है, देखें एक हेयर, अगर आप ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो हेयर ड्रेसर ऐसा भी होगा कि जो एक दिन में 1 लाख सेल्स करके जाता है, एक ऐसा हेयर ड्रेसर भी होगा जो शायद 10,000 सेल्स करके जाता है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन तो है ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है कि आपकी जितनी इनकम होगी उसी के ऊपर आप टैक्स देंगे ना। एग्जैक्टली जी। अच्छा हनीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? जी, मैं चीमा साहब की बात के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा चीमा साहब कि ये पीटीआई की जो ये वाली जो काविशें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी जो प्रीवियस हुकूमत थी नून लीग की,
ये काविशें उस वक्त शुरू हुई थी। और ये जो फेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ये आपके दौरे हुकूमत में जब हारून अख्तर साहब हुआ करते थे, हारून अख्तर साहब और चेयरमैन होते थे निसार साहब, क्योंकि मैं खुद एज अ चेयरमैन उनके साथ पूरा पूरा दिन FBR में मीटिंग्स किया करता था। तो ये फेयर मार्केट का ये आपके इसाक डार साहब ने, हारून अख्तर साहब ने, उन लोगों ने ये मार्केट में शुरू किया था और इस पर बहुत वावेला पूरे पाकिस्तान में मचा था। हम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से आया करते थे और मीटिंग्स करने के बाद कोई 8 महीने हमारी इन चीजों के ऊपर हड़ताल भी रही थी। पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है तो मुंजमद हो गई। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपकी वजाहत है। इस ब्रेक के बाद मजीद कुछ अहवाल आपके अमल का और सियासी जो शोर है इसका क्या होने जा रहा है एहतसाब के अमल में भी, और फिर इन प्रॉपर्टी रेट जो वैल्यूज हैं इससे मुताल्लिक की डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव गवर्नमेंट की, या टैक्सेशन के हवाले से इकदाम, क्या ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी करने लगे आगे चलकर? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यूज, नए FBR के वैल्यूएशन रेट्स, आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो आखिरकार कितनी संजीदा हैं और कितनी इम्पैक्टफुल हैं। लेकिन इसके साथ एक और गवर्नमेंट की कोशिश है एहतसाब के अमल के हवाले से। गवर्नमेंट जो है एहतसाब के अमल या शिकंजा जो इस पर है वो है तो नैब के हाथ में, लेकिन इमरान खान साहब बार बार अपनी तकारीर में कहते रहे जी कि वो चाहेंगे कि लूटी हुई रकम वापस आए, वो जो जिन्होंने रकम लूटी है उनसे वापस निकाली जा सके। ये बातें भी हमने बार बार सुनी है। आज चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज और हसन हुसैन नवाज को तलब किया गया है और ये तलबी जो है 31 जुलाई को इस पर हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशंस। इसके साथ शहबाज शरीफ साहब की गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं या उनका जो रिकॉर्ड एक्साइज है ब्लॉक कर लिया गया है, एग्जैक्ट लफ्ज होगा ब्लॉक कर दिया गया है बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट नैब की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो एक तरफ खान साहब ने यह कहा था जी कि AC भी निकलवाएंगे जेलों का वापस आने के बाद। चीमा साहब, आपके कमेंट्स क्या हैं इसके ऊपर? आपके कुछ रहनुमा, बाज रहनुमा बेल कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या इस अमल के बारे में जो एहतसाब का है, क्या आपकी रिजर्वेशंस हैं इस पर? आपके लीडर्स रोज आके बोल रहे हैं ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है चीमा साहब? देखिए बात यह है कि ये तो जो कुछ वो कर रहे हैं एहतसाब के नाम पे, जिस तरह का इंतकाम है, पूरी कौम देख रही है, सबके सामने है कि किस तरह टारगेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक वन साइडेड, ये तो क्या है एहतसाब, क्या है एहतसाब का मजाक है, इंसाफ का मजाक है। इंसाफ, तहरीक इंसाफ का इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन 3 चीज़ों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनमें पहली इंसाफ है, दूसरा सच से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और तीसरा फराखदिरी का तो दूर दूर तक कोई शायबा नहीं है इनकी सफ़ों में। बदकिस्मती से देखें, आपने कहा कि वहाँ जाके भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम AC उतरवाएंगे। मेरा दिल चाहता है कि काश के ये सूरत होती कि वो एक पार्टी के लीडर बन के ना जाते, पूरी कौम के वज़ीर आज़म बन के जाते, उनको एहसास होता कि मैं मुल्क से बाहर जाकर पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। या अपोजिशन के साथ जिस तरह वो गालम गलोच करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कंटेनर पे करते रहे, जब से इक़्तिदार उन्होंने संभाला है वही सिलसिला जारी है। अपोजिशन के साथ जो चाहे आप करें, लेकिन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो देखिए आप 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, सिर्फ एक जमात के नुमाइंदे नहीं हैं। आप वहाँ जाके भी वही तमाशा कर रहे हैं, और दुनिया में किसी जगह नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर बाहर जाके अंदरूनी सियासत डिस्कस करके अपने मुखालफिन को बुरा भला कहे। वहाँ जाके वो जो है वो फिल्में चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हम उनके साथ कर देंगे, वो कर देंगे। काश वो वहाँ कहते कि यहाँ कोई PTI नहीं, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, हम यहाँ सब पाकिस्तानी हैं। काश के ये सूरत हो, मेरे इख्तियार में हो तो मैं पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के बाहर जो विंग बने हुए हैं उनको बंद करूं, और हमें ये कहना चाहिए वहाँ कि नहीं, हम वहाँ पे किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते, हम अपने वतन की नुमाइंदगी करते हैं। हम यहाँ वहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। कितना अच्छा मैसेज होता, हम इत्तेहाद का, इत्तेफाक का मैसेज देते, लेकिन वहाँ भी बदकिस्मती से ये कंटेनर से नहीं उतरे। वही इन्होंने, वही अंदाज, वही मिजाज, वही गुफ्तगू, वही तकरीर। और किस कदर ये है कि अफसोसनाक है, दुख होता है कि दुनिया में किसी जगह देखें, मोदी ने वहाँ जाके अमेरिका में एड्रेस किया इंडियंस को, उसने UAE में जाके किया, क्या उसने कांग्रेस को बुरा भला कहा जाके? क्या आपने सियासी मुखालफिन को बुरा भला कहा? नहीं, उसने कहा जी यहाँ हम सब इंडियन हैं। काश के ये सबक हमारे लीडर भी सीखे। ये आपका पॉइंट लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब, पीपल्स पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? बदकिस्मती है। सेनेट के इलेक्शन की भी बात इसमें शामिल हो जाएगी कि शहरी रहमान साहबा की स्टेटमेंट भी, अहमद साहब आपसे कंप्लीट रिस्पॉन्स लेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की बात का जो चीमा साहब ने किया। शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू भी सुनते हैं जरा कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो सियासत हो रही है
क्या कहा है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, उनका कमेंट के पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या, लेट्स हियर दिस आल्सो, फिर जवाब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, लेट्स हियर दिस। हुकूमत मीटिंग्स कर रही है और हरबे इस्तेमाल कर रही है, पहले ताखीरी थे अब कुछ और हैं, तो इससे उनकी अपनी बौखलाहट की अक्कासी होती है। अब अगर एक अक़लियत अपना राज और हुक्मरानी ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत करना चाहे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आखिरी दिन तक हमारे नंबर्स इंटैक्ट होंगे। अगर वो लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग में गंदा करना चाहते हैं और सेनेटर्स को और सेनेट के वक़ार को और बका को मजरू करना चाहते हैं, तो ये फिर इनकी अपनी तारीखी लेगेसी होगी। और सब गवाह हैं, वक्त भी गवाह है, तारीख भी गवाह है, इन्होंने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। जी अहमद जवाद साहब, पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शंस पर और नून लीग का एहतसाब के इस अमल के ऊपर जो सवाल उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, क्या रिस्पॉन्स है आपका जवाब? देखें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से है। देखें, एक चीज़ अगर आप एक आम पाकिस्तानी से पूछें कि वो सबसे पहले इस मुल्क में क्या चाहेगा, तो वो शायद रोटी से भी पहले वो कहेगा कि इस मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन की 70 साल तक, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। ये एक पब्लिक पल्स है, ये हमारा वादा है, हमारे मंशूर में शामिल है। और जब तक हम इस मुल्क में करप्शन के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक हमारा अगर कर्जा चला जाता है तो हमें देखना है कि वो 24 ट्रिलियन कर्जा किधर गया, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो इस मुल्क में डेवलपमेंट में कहाँ पे नजर आया। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी भी मुल्क, किसी भी मुआशरे के लिए ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, और इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई। यस, अब हमने अकाउंटेबिलिटी शुरू की है तो जाहिर है जिसके खिलाफ भी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो वो शोर तो मचाएगा। मैं आपको सबसे पहले तो ये मिसाल देना चाहूँगा कि आप अकाउंटेबिलिटी के हवाले से ये देखें कि अगर हमारे पंजाब के सीनियर जो मिनिस्टर हैं अलीम खान के खिलाफ अगर नैब का रेफरेंस आता है तो वो अरेस्ट भी होते हैं, उनके खिलाफ चार्जेस भी आते हैं, वो अपने आप को क्लियर करवाते हैं। अगर आजम स्वाति का आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को क्लियर कराता है। अगर डॉक्टर बाबर अवान का नंदीपुर प्रोजेक्ट में आता है तो वो भी अपने आप को क्लियर करवाता है, तो वो आता है। हमारा इस वक्त भी सफ्तैन खान जो है वो नैब के रेफरेंस में अरेस्टेड है। हमारे यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का अपने लोगों के ऊपर, अगर आप रिकॉल करें केपी में सेनेट के इलेक्शन में 22 एमपीएस ने इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें पता चला कि वो उसमें गलत प्रैक्टिसेस में थे। उस जमाने में जबकि केपी में हमारी गवर्नमेंट मजबूत नहीं थी, हमने 22 एमपीए उस वक्त रिमूव किए थे। तो अकाउंटेबिलिटी तो हम अपने आप पे सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद जो करप्शन इस मुल्क में हुई है वो अकाउंटेबिलिटी अब होगी और हर सूरत में होगी, उसमें चाहे चीखें निकलें या उसमें प्रोटेस्ट हो। और ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये इस कानून के मुताबिक वही कानून जो कि इससे पहले 2 पार्टीज जो हैं इस मुल्क में रन करती रही हैं उसी कानून के तहत, उसी नैब के तहत, उसी चेयरमैन के तहत सेनेट इलेक्शंस पे दूसरा पॉइंट जो था। और दूसरा मैं एक बताऊं कि ये भी सुना कि जमालदीनी साहब कह रहे थे कि 60 से 70 लाख रुपए ऑफर है सेनेटर्स को कि आपको अगर सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब को वोट देते हैं या उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, 60 से 70 लाख रुपए रेट चल रहा है इस्लामाबाद में सेनेटर पर सेनेटर। तो ये तो ब्लैक इकोनॉमी आप खत्म कर रहे हैं या आप बढ़ा रहे हैं इस इकोनॉमी को, अगर 70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए आप दे रहे हैं सेनेटर? देखें, मैंने इसीलिए आपको अपने लास्ट जो सेनेट इलेक्शंस में जो गलत प्रैक्टिसेस हुई थी मैंने आपको बताया कि हमने इस चीज़ को साबित किया है, वी आर नॉट इनटू दिस। और हम इसमें इतने सख्त हैं कि हमने अपने 22 एमपीएस उस वक्त जो है ना रिमूव कर दिए थे। अभी जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, देखें इसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो क्लेम कर सके जी कि हम सिंगल पार्टी के तौर पे मेजॉरिटी रखते हैं। अभी अलायंसेस का मुकाबला है कि कितनी पार्टीज इस अलायंस में अपोजिशन के जाती हैं, कितनी पार्टीज जो है हुकूमत के साथ आती हैं। ये इलेक्शन डे पे पता चलेगा कि उस वोटिंग के नतीजे में क्या नतीजा शामिल आता है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग को क्रिएट किया इस मुल्क में, इस टर्म को, इस ट्रेडिशन को 2 पार्टियों ने, वो सबको पता है। हमारा हॉर्स ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिर्फ आखिरी पॉइंट जो कि चीमा साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है, आप देखें एक खिताब उन्होंने किया ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, वहां पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की पल्स है, दे वांट टू लिसन कि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही, उसके हवाले से उन्होंने जरूर उसका जिक्र किया। उन्होंने बाकी भी जो लोकल इश्यूज हैं उसके हवाले से किया। लेकिन
जब वो ओवल ऑफिस में जाते हैं, जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ओवल ऑफिस की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यूएस का प्रेसिडेंट साथ बैठा होता है, या वो दूसरे इदारों में जाते हैं या वहां पे मीटिंग्स होती हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या इश्यूज जो है रेज किए हैं, ये कश्मीर के हवाले से है। हमने जो कश्मीर का इशू जो है कितने अरसे से इंटरनेशनली इट वाज अ लॉस्ट कॉज, लेकिन वो कॉज जो है पहली दफा जो है कश्मीर की कितने सालों के बाद जो है दोबारा इस वक्त टॉप पे इंटरनेशनली आई है कि इंडिया में इस मामले पे आग लग चुकी हुई है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, फिर आप अखवान इशू के हवाले से देखें कि अमेरिका को कहना पड़ा है कि दुनिया में मोस्ट वाइटल रोल जो है वो पाकिस्तान का है अखवान के हवाले से। इमरान खान ने ये बताया है कि ये जो पीस का स्टांस था ये 20 साल पहले मैंने लिया था, और मैं आज भी कहता हूं कि अफगानिस्तान में पीस इज द इशू, वॉर से नहीं आप जीत सकते अफगानिस्तान में। उन्होंने ये भी साबित किया कि ये अमेरिका की गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे खड़े हैं, स्टांस दोनों का मिलता है। अच्छा, देखिए तमाम इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज वो इमरान खान ने वहां पे एज ए प्राइम मिनिस्टर रेज किए हैं, और इतनी प्रोजेक्शन पाकिस्तान को आज इससे पहले कभी नहीं मिली। इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि अब ये सियासी मतलब अगर चीमा साहब मैं ये सेनेट वाली बात पे से आप एक कमेंट अगर आप देना चाहें कोई, तो फिर उसके बाद मैं हनीमौला साहब को भी शामिल करूं कि ये बाकी में क्या सेनेट के इंतखाबात को लेकर कुछ लेन देन हो रही है? अहमद जवाद साहब डिनाई कर रहे हैं, कुछ सेनेटर्स क्लेम कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो क्या समझते हैं किधर गवर्नमेंट जीत रही है, आप जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है तहरीक अदम एतमाद में? देखिए मैं आपकी इजाज़त से अहमद जवाद साहब ने 3 पॉइंट्स जो है ना उनका जिक्र किया है, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि आज अवाम का मुतालबा जो है वो ये है, रोटी से भी पहले उनका मुतालबा यह कि एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनका एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने लूटा बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। मेरे साथ कोई बंदा चला जाए, अहमद जवाद साहब चले जाएं, मुल्क के किसी हल्के में चले जाएं, किसी बाज़ार मार्केट में जाएं कि अवाम उनसे पूछिए आपका मुतालबा क्या है, लोग बेजक ज़ुबान होकर कहेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ बिला खौफ तरदीद, लोगों का एक ही मुतालबा है कि या अल्लाह, एक ही दुआ, या अल्लाह इस नए पाकिस्तान से निजात दिला, हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दे, इस जालिम हुकूमत से निजात दिला। इस तरह अवाम का जीना उन्होंने दोबर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अवाम, वो जो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जाके जो पाकिस्तानियों से खिताब किया उसमें उन्होंने वो कहा जो वो सुनना चाहते थे। क्या पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं कि हम ये यहाँ एक पाकिस्तानी हो के इत्तेफाक का मुजाहरा नहीं कर सकते, हम यहाँ भी जमाती सियासत से बालातर नहीं हो सकते? ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि अमरीकियों से जब उन्होंने खिताब किया है, थिंक टैंक से खिताब किया है, तो उन्होंने कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने, आपको भी पता होगा, अहमद जवाद साहब को याद होगा, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो 2 फैमिलीज थी इनके साथ मेरा मुकाबला था, मेरा मुकाबला पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, मेरा मुकाबला माफिया से था। और अंदाज़ा कर ले, अहमद जवाद साहब इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते कि पीटीआई को जो वोट मिले हैं पूरे मुल्क में, पूरी कौम में 1/3 मिले हैं, बाकी 2/3 जो है जो इनके साथ हैं, जिनको ये माफिया कह रहे हैं, इसका मतलब ये 2/3 नेशन हमारी जो है, 2/3 2/3 अक्सरियत जो है इस कौम की वो माफियाज के साथ है। आप ये कहना चाह रहे हैं किसका तौहीन है पूरी कौम की ये? और दूसरी बात जो है, ये सेनेट के चेयरमैन की जो बात है, ये कह रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो किसी के पास नहीं है, हर शख्स को पता है अक्सरियत अपोजिशन के पास है। हमें अक्सरियत पे भरोसा है अल्लाह ताला के फजल करम के बाद, इनको जो भरोसा है वो अपनी हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे है हुकूमत को। अपोजिशन को ये तो चले सियासी है, अपोजिशन बात है, ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और लेकिन आपने जो शुरू में बात की कि हर कोई इस वक्त बद्दुआएं दे रहा है, कह रहा है नए पाकिस्तान से निजात दिलाओ, ये जो इस वक्त हनीफ साहब आपसे पूछूंगा, बिल्कुल ये इसका ताजे बरादरी पॉलिटिकली इसका सिर्फ एक पॉइंट, किसी हल्के में मेरे साथ चले जाएं, मैं इसका बड़ा मुख्तसर, इन्होंने कहा कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बिल्कुल मैं इनको कहता हूं कि इस वक्त अभी लेटेस्ट इलेक्शन फाटा में हुए हैं, इन 2 बड़ी पार्टियों को 1% और 3% वोट मिला है। आप मुझे बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं तो इनको इस वक्त रीसेंट इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। इन पार्टीज को टोटली अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। जो हमारा नारा है, जो हमारा इस वक्त पॉलिसी है, उसको इंडोर्स किया गया है कि फाटा के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी नजदीक पीटीआई वहां पे ये तो इन्होंने इलेक्शन की बात पीएमएलएन और पीपीपी वहां से टेस्ट हो गए इलेक्शन, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूछा तो मैंने बता दी है। क्या पे तो 16 ताजिर बरादरी हिस्सा बनेगी किसी ऐसे एहतजाज का? और क्या आगे जाकर आप लोगों को ताजरों से, क्योंकि आबाद के अलावा एफपीसीसीआई को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कोई एहतजाजी हिकमत अमली इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से ऐसा कुछ है प्लान? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों जो सैटरडे के दिन छोटे ताजरों ने मुख्तलिफ जगहों पर, तमाम ने नहीं लेकिन कुछ ताजरों ने हड़ताल ज़रूर की, लेकिन
मजमूई तौर पे ज़्यादातर लोगों ने एफबीआर के चेयरमैन से, और जब कराची में जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे गवर्नर हाउस, वहाँ पर ज़्यादातर ताजरों ने उनसे मुलाकात की। उसमें हर किस्म के ताजर थे, छोटे ताजर भी थे और बड़े ताजर भी थे। सही। उसमें जितने भी ताजर थे उनकी जो जो रिजर्वेशंस थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ 14 रुकनी उनकी पूरी काबीना आई हुई थी, कंसर्न मिनिस्टर सारे मौजूद थे और शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन एफबीआर हैं वो भी मौजूद थे। तो ज़्यादातर एड्रेस कर लिए गए जो जो ताजरों की रिजर्वेशंस थी। शनाख्ती कार्ड का मेन इशू था, लेकिन वो भी शब्बर जैदी ने उन्हें कायल किया और मैं समझता हूँ कि उन्हें टैक्स छोटे ताजरों को देना चाहिए। हमारी फेडरेशन के अंदर मीटिंग्स हुई और हमने भी छोटे ताजरों को कहा कि आपको किसी न किसी फार्मूले के तहत इस टैक्स के सिस्टम में जाना पड़ेगा। ये अगर 70 साल ये मुल्क इस तरह चला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले 100 साल भी हम मुल्क को इस तरह से चलाएं। तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और हमें टैक्स देना है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर टैक्स जो ताजिर हैं वो सब के सब टैक्स देने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोई हड़ताल, कोई एहतजाज, कोई सियासी एहतजाज या किसी भी तरह से आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, किसी ऐसे हम बिल्कुल किसी भी सियासी जमात का साथ नहीं दे रहे। ये एफबीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से आप इस वक्त जी हाँ बिल्कुल, और आबाद के प्लेटफॉर्म से भी? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हमारा स्टांस। छोटे था। ठीक है जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी हनीफ गौहर साहब, निसार चीमा साहब, आपका अहमद जवाब प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स, सियासी हिकमत अमली, एहतजाज, क्या ताजिर बरादरी भी इस वक्त एहतजाज की तरफ सोच रही है या नहीं सोच रही, ये तमाम अहम गुफ्तगू, डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज गवर्नमेंट की क्या रंग लाएगी। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने एड्रेस फ्लैश करेंगे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल है।